पॉइंट्स बाय पॉइंट्स हैं चीज़ें, ठीक है, क्लास है कुल मिला के। तो आर्थिक विकास के बारे में तमाम दृष्टिकोण आपने पढ़े होंगे, या किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का मापन कैसे होगा उसके लिए अनेक विधियां हैं। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग विधियों का प्रयोग करती हैं, ठीक है। तो आर्थिक विकास का जो आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम है, इसका प्रतिपादन 1970 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। ये सारे फैक्ट हैं, बस इसमें आपको चीज़ों को याद में रखना। PQLI कैसे ज्ञात किया जाता है उसका फार्मूला आपके सामने है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जो है 1 से अधिक होगी और 100 से कम होगी, यानी 1 to 100 के बीच होती है आपकी PQLI की वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है, आपसे ये भी पूछ चुका है, जैसे एक इसमें होता है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, इसे न्यू के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा है प्रीवियस ईयर में, न्यू पूछा या म्यू पूछा, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, दो में से एक कोई पूछा, और पूछा यही था कि ये विचारधारा किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो जो न्यू की विचारधारा है ये सैमुअल्सन के द्वारा दी गई, और जो म्यू की विचारधारा है ये विलियम नोर्धास और जेम्स टोबिन के द्वारा दी गई। इसी प्रकार से एक पुस्तक का नाम ये भी आपसे पूछ चुका है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये E.F. शुमाकर के द्वारा लिखी गई, ठीक है, E.F. शुमाकर। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का प्रतिपादन, ये सारे फैक्ट हैं, पॉइंट हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का प्रतिपादन ये जॉन मेनार्ड किसके द्वारा किया गया। अच्छा, ये जो फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं ये नोट्स काफ़ी पुरानी है, जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने एनालिसिस किया था चीज़ों को कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम लोग अपने बेसिक बुक्स में नहीं पढ़ रहते हैं। तो इसको मैंने अपना कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके ऐसे पॉइंट्स को लिखा हुआ था। मेरी ही हैंड राइटिंग है, मेरी नोट्स है, थोड़ा सा पहले की है जब मैं नेट का एग्ज़ाम देता था, मतलब ये आपकी जो नोट्स है ये 2016 के आसपास की है, ठीक है। तो ये तब की नोट्स है, मैंने खुद के लिए बनाया था, आज ये आप लोगों के काम में हो सकता है आ जाए। नेक्स्ट आपको फैक्ट इसमें है, आर्थर यंग नामक एक अर्थशास्त्री थे और पहली बार मितव्ययिता की धारणा का प्रयोग आर्थिक विकास के संदर्भ में आर्थर यंग ने किया था। तो आपसे भी पूछ सकता है या पूछा भी है कि मितव्ययिता की धारणा का प्रयोग आर्थिक विकास के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने किया था, तो आर्थर यंग ने किया था। और उसके बाद ये तो आर्थिक विकास में थे, और अगर बात करें कि अर्थशास्त्र में इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने, यानी पहली बार इसको मार्शल लेके आते हैं और बाद में इसका जो है अच्छे से प्रयोग आर्थिक विकास मापन में आर्थर यंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक ठीक, हाँ, आपने एक चीज़ देखा होगा, आपसे पूछा हुआ है वर्डून का नियम, ठीक है। तो जैसे वर्डून का नियम हो गया, जैसे कैल्डार का समृद्धि का नियम, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आमतौर पर हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग कैल्डार के समृद्धि नियम को देख लेते हैं, ये कैसे क्या होता है। देखो, औद्योगिक विकास, उत्पादकता में वृद्धि तथा GDP वृद्धि, इनके बीच जो संबंध पाया जाएगा उसे कैल्डार समृद्धि के नियम के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक विकास और साथ ही साथ उत्पादकता में वृद्धि तथा GDP वृद्धि, इनके बीच जो संबंध मिलेगा उस संबंध को कैल्डार समृद्धि नियम के नाम से जाना जाता है। इंडोजेनस ग्रोथ मॉडल, अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत, इससे जो मुख्य रूप से जुड़े हुए अर्थशास्त्रियों के नाम हैं उसमें पॉल रोमर, रॉबर्ट लुकास, बॉमल, इन सब का इसमें नाम आता है। और रोमर को भी कुछ ही टाइम पहले जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखा होगा। तीन प्रकार के प्रभाव आपने स्नॉब इफेक्ट के बारे में सुना होगा, वेबलेन इफेक्ट और बैंडवेगन इफेक्ट। तो इन तीनों प्रकार के प्रभाव का प्रतिपादन और प्रयोग ये किया था हॉर्वे लेवेंस्टीन ने, जिसे कि H लेवेंस्टीन के नाम से इनको जाना जाता है। तो तीनों, अच्छा, इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ऐसे पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये वो पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो अगर ये तीनों इफेक्ट पूछता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो ये लेवेंस्टीन ने किया हुआ है। उसके बाद क्रेताधिकार
अवधारणा ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन से रिलेटेड है। कैदी दुविधा, अपने गेम थ्योरी में कल ही मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बात किया था। गेम थ्योरी में एक आपका कॉन्सेप्ट आता है कैदी दुविधा वाला, उसमें आपको बेहतर तरीके से समझाया था कि मान लो ए और बी दो चोर गिरफ्तार होते हैं, पुलिस उनको थाने पे ले जाती है। पहले दोनों लोगों को पास में बैठा करके उनसे सोचती है कि ये अपने गुनाह को कबूल करने नहीं करते हैं, दोनों को अलग अलग ले जाएगी। फिर दोनों को एक प्रलोभन देगी कि मान लो अगर तुम गुनाह कबूल करते हो कि तुम दोनों ने चोरी किया है तो मैं तुमको फ्री कर दूंगा, उसको सजा दूंगा। सेम यही कॉन्सेप्ट के साथ लगाते हैं, तो ऐसे में दोनों लोग अपना गुनाह जो है कबूल कर लेते हैं। तो ये प्रिजनर्स डिलेमा है, कैदी दुविधा है, और इस सिद्धांत को दिया था कॉस्पोरोविच। ठीक है, कॉस्पोरोविच ने कैदी दुविधा नामक सिद्धांत को दिया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए बढ़ते हैं। जो सीमांत आय की धारणा होती है, सीमांत आय की धारणा का प्रतिपादन जेके मेहता और जॉन रॉबिन्सन ने स्वतंत्र रूप से लेकिन एक साथ दिया था। इसी प्रकार से एक सिद्धांत आपको मिलता है पूर्ति आघात सिद्धांत, और ये संबंधित है आरजी गॉर्डन से। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हो सकता है कि हर जगह पढ़ने को ना मिले, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसे पॉइंट्स पूछ लेता है। तो अगर ये सब आप याद रखेंगे, रटे हुए रहेंगे, तो हो सकता है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलें तो आपको वहां से बेनिफिट मिल जाए। न्यू इकोनॉमिक्स जेम्स टोबिन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है हॉर्फिंडल हॉर्समैन सूचकांक। हॉर्फिंडल हॉर्समैन सूचकांक, इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग उद्योग या बाजार में किसी फर्म की एकाधिकारी शक्ति की माप, किसी फर्म की एकाधिकारी शक्ति की माप या फिर उसके केंद्रीकरण के अंश को नापने के लिए करते हैं। मतलब आप ये समझें कि एकाधिकारी के शक्ति की माप कैसे होगी? हॉर्फिंडल हॉर्समैन सूचकांक से होगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक सूचकांक बनता है मिजरी इंडेक्स, मिजरी सूचकांक। यह अर्थ ओकुन से संबंधित है। इसी प्रकार से आपका लर्निंग वक्र जो बनता है ये केनेथ एरो से संबंधित है। सृजनात्मक विध्वंस ये शुम्पीटर से संबंधित है। जनसंख्या पिरामिड का प्रतिपादन, अच्छा इसको मैंने डेमोग्राफी के रिवीजन में कराया था, इसको थॉम्पसन और लेविस ने किया था। शायद कल भी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हुई थी। एक महत्वपूर्ण वक्र आपको मिलेगा बेकर वक्र। बेकर वक्र क्या होता है? प्रजनन और आर्थिक विकास के बीच जो संबंध प्रदर्शित करने वाला वक्र होगा वो बेकर वक्र कहा जाएगा। प्रजनन और आर्थिक विकास, इनके बीच जो रिलेशन बताएगा, एक ऐसा करो जो इन दोनों के बीच रिलेशन को बताएगा, वो बेकर वक्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये तो शकल मूल्यवर्धन, ये कॉन्सेप्ट पुराना हो गया। हाँ, अभी जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, एक मिनट, एक बार आपकी चैट को ओपन करते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? चलो, बहुत सारे कमेंट आ गए वैसे। ठीक ठीक ठीक, अभी बता दो सब कुछ ठीक से चल रहा है ना? कोई ये लाइव में बीच बीच में पूछना पड़ता है कि कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है। अभी हम लोग जिस फार्मूले की बात करने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा है। बहुत आसान टाइप का फार्मूला है, याद रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? मान लो आपसे पूछ लिया GNP अवस्फीतक, इसको भी लिख देता हूँ, यहाँ पे इमेज इस नोट्स की थोड़ी सी खराब है। GNP अवस्फीतक, इसे डिफ्लेटर के नाम से जानते हैं, डिफ्लेटर। ठीक है, तो अगर आपसे GNP डिफ्लेटर ज्ञात करने को पूछेगा तो आपको क्या करना है? इसमें आपको पता होना चाहिए मौद्रिक या चालू मूल्य पे GNP कितनी है, और दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, वास्तविक या स्थिर मूल्य पे GNP कितनी है, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना 100 से। ठीक है, फार्मूला आपके सामने है, आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ये दोनों वैल्यू आपको दी रहती हैं, सिंपली आपको GNP डिफ्लेटर बताना होता है। तो अगर आपको फार्मूला याद रहेगा, आसानी से इस सवाल का जवाब देंगे महज कुछ सेकंड में। इसी प्रकार से आपसे पूछता है GDP डिफ्लेटर, GDP अवस्फीतक, इसको कैसे ज्ञात करेंगे?
मौद्रिक या चालू मूल्य पर जीडीपी कितनी है उसको आप डिवाइड करेंगे वास्तविक या स्थिर मूल्य पर जीडीपी से, और जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है या जीडीपी अवस्फीतक है वो प्राप्त हो जाएगा। एक चीज और आप पूछ सकते हैं कि ये वास्तविक जीएनपी कैसे मिलेगी, तो वास्तविक जीएनपी ज्ञात करने के लिए मौद्रिक जीएनपी और मूल्य निर्देशांक, ठीक है, मौद्रिक जीएनपी और मूल्य निर्देशांक ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता रहेगा तो मौद्रिक जीएनपी को आप मूल्य निर्देशांक से डिवाइड करके वास्तविक जीएनपी को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्यय योग्य आय बिना दायित्व सृजित किए हुए अर्थव्यवस्था करने की क्षमता प्रदान करती है। अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि ये व्यय योग्य आय क्या होती है, तो व्यय योग्य आय वो होती है जो बिना दायित्व सृजित किए हुए अर्थव्यवस्था की उपभोग तथा बचत पर व्यय करने की क्षमता को प्रदर्शित करे, वही व्यय योग्य। और इसी प्रकार से एक आता है व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक ऐसी मैक्सिमम इनकम जिससे कि परिवार क्षेत्र किसी वर्ष में उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय पर बिना अपनी संपत्तियों में कमी लाए हुए व्यय कर सके। ये आपकी व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, मतलब ऐसी ना हो कि उसके लिए आपकी किसी प्रकार की संपत्ति में कमी हो। ठीक है, मूल्यवर्धन का कॉन्सेप्ट चलो इसको छोड़ो, इसको जाने दो। हाँ, चक्री योजना से संबंधित है आपके मिरडॉल। ठीक है, मिरडॉल का नाम आपने सुना होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था चक्रीय कार्य कारण का सिद्धांत, और चक्री योजना से भी ये संबंधित है। और भारत में चक्री योजना का प्रयोग किया था प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला। इनका पूरा नाम था प्रोफेसर डीटी, बाकी हिंदी इनकी लिखी हुई है लकड़ावाला। तो ये भारत में चक्री योजना के प्रयोग को किए थे। विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय की जो अवधारणा है ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, जिनको 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था। ठीक है, इनको तो आप जानते ही होंगे। और एक चीज और, ऐसे लोगों की बुक्स के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि अभी रिसेंट में इनकी कोई बुक पब्लिश हुई है क्या। जैसे कि आपके अमर्त्य सेन हो गए, ठीक है, रघुराम राजन जी हो गए, हाँ, और आपके उर्जित पटेल हो गए। शक्तिकांत दास तो ऐसे बड़े अर्थशास्त्री नहीं है, फिर भी देखना बनता है कि इन्होंने अगर हाल में कोई ऐसी पुस्तक लिखी हो। तो इस तरीके के जो इकोनॉमिस्ट हैं थोड़ा सा फेमस टाइप के, उनकी बुक कोई पब्लिश होती हो तो वो आपको अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ लेता है कभी कभी, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। इसी प्रकार से जैसे इकोनॉमिक्स का नोबेल जो लास्ट टाइम मिला है अभिजीत बनर्जी को, तो अभिजीत बनर्जी की इधर हाल में अगर कोई पुस्तक आई हो तो वो आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको खुद अपडेट रखनी होती हैं। जैसे मैंने बता दिया 3-4 नाम, अब इन नाम की बुक्स वगैरह आप गूगल पे आसानी से ढूंढ सकते हैं। 10-15 मिनट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और एक छोटे से पेज पे अपना नोट कर लेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, ग्रामीण गरीबी से संबंधित एक सक्सेना कमेटी बनाई गई थी। कमेटी के बारे में तो मैंने पहले भी बहुत पढ़ाया है, और एक चैनल पे प्लेलिस्ट है जो है अंतिम समय की तैयारी नाम से। अंतिम समय की तैयारी 1 साल पुरानी प्लेलिस्ट है, उसमें कई सारे वीडियोज आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे, तो आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं कि अंतिम समय की तैयारी में कौन कौन से वीडियोज हैं। सारे के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर से आपके नेट इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए। तो गरीबी की बात करें तो ग्रामीण गरीबी के लिए एक कमेटी बनी थी सक्सेना कमेटी, तो ये ग्रामीण गरीबी से संबंधित है। इसी प्रकार हाशिम कमेटी आपकी शहरी गरीबी से, और ये क्वेश्चन हाशिम वाला आपसे पूछ चुका है। एक पुस्तक अब इस नोट्स में है, हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो तभी मैंने लिखा था उस टाइम, द ग्रेट डिवाइड। द ग्रेट डिवाइड जो बुक है ये लिखी गई है जोसेफ स्टिगल्ट्स के द्वारा, स्टिगल्ट्स, ठीक है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो ऐसे की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि हर जगह आपको पढ़ने के नहीं मिलते हैं। जैसे कि बड़े उद्योगों के लिए IDBI, IFCI, ICICI, IRC ये सारे प्रदान करते हैं ऋण। इसी प्रकार से लघु उद्योगों के लिए आपका सिडबी ऋण प्रदान करता है। और अभी तो इसमें एक नया भी नाम जुड़ चुका है, मुद्रा। ठीक है, जो आपकी मुद्रा बैंक है, या बैंक क्या है, मतलब जो मुद्रा एक स्कीम है बैंक के थ्रू चलती है। 3 तरीके के इसमें लोन प्रदान किए जाते हैं।
तो वो भी आपको छोटे स्तर के उद्योगों के लिए दिए जाते हैं। एक सिद्धांत है क्षतिपूरक राजकोषीय नीति, और इसको प्रतिपादित किया था प्रोफेसर किन्स ने। ठीक है, क्षतिपूरक राजकोषीय नीति। क्रियात्मक घाटा क्या होता है? स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा ही क्रियात्मक घाटा के नाम से जाना जाता है। और कैसे इसको ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए सकल राजकोषीय घाटे में से स्फीतिक समायोजन को निकाल देंगे तो आपका क्रियात्मक घाटा मिल जाएगा। 14th फाइनेंस कमीशन की तो अभी कहानी खत्म है। और जैसे कि अभी देखो मैंने, अच्छा एक चीज़ और होता है कि ये जो ऐसे अर्थशास्त्री जैसे विमल जालान, के.वी. कामत और आपके उर्जित पटेल हो गए, अभी तो वैसे इनकी गवर्नमेंट से ठीक ठाक नहीं बन रही तो इनके अंडर में तो कोई कमेटी बनाएंगे नहीं। बाकी और लोग हैं, राजन साहब के अंडर में भी नहीं बनाएंगे, रघुराम राजन के अंडर में भी नहीं बनाएंगे। बाकी ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा सरकार के पक्ष में बात की हो, तो इनको फ़ायदा यही होता है सरकार के पक्ष में बोलने पे। बीच बीच में देखो सरकार विभिन्न प्रकार की कमेटियां गठित करती रहती हैं, तो यही इन सबको बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि एन के सिंह कमेटी भी बनी थी, किसके लिए? FRBM एक्ट के लिए। तो लगातार उन्होंने सरकार का साथ दिया, मतलब खिलाफ में कभी नहीं बोले। तो जाकर के अभी देखो इनको 15 फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया गया है। तो मेरा कहना यह है कि इस तरीके की जो भी, अब देखो ये पुरानी कमेटी है, सितंबर 2014 में जो गठित की गई थी, मैंने उस टाइम इसको लिखा था। आपको भी ऐसी चीज़ें गूगल वगैरह से ढूंढ के पता रहनी चाहिए कि भी हाल में कोई कमेटी बनी है तो किसकी अध्यक्षता में बनी है, किस लिए बनी है। तो इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको जो है हल करने में तैयार रहोगे। जब हम लोग फाइनेंस कमीशन पढ़ते हैं, वित्त आयोग में असल में होता क्या है कि सारा का सारा क्रियाकलाप होता है कि जो केंद्र स्टेट्स को जो फंड एलोकेट करता है तो उसी से संबंधित सारी बातें होती हैं वित्त आयोग में। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के असंतुलन भी देखने को मिलते हैं। एक होगा ऊर्ध्वाधर संघीय राजकोषीय असंतुलन और दूसरा क्षैतिज संघीय राजकोषीय असंतुलन। तो जो ऊर्ध्वाधर होगा ये असंतुलन तब होगा जब किसी प्रकार का झगड़ा जो है केंद्र और राज्य के मध्य होगा। ठीक है, जैसे कि कोई स्टेट डिमांड कर रहा है कि हमको आप जो है विशेष राज्य का दर्जा दे दो, तो इस तरीके की जो दिक्कतें होंगी ये सेंट्रल टू स्टेट से रिलेटेड होंगी, ये आएंगी ऊर्ध्वाधर संघीय राजकोषीय असंतुलन में। इसी प्रकार से अगर कोई विवाद जो है स्टेट टू स्टेट हो रहा है तो ये आपका आएगा क्षैतिज संघीय राजकोषीय असंतुलन। फाइनेंस कमीशन को भी मैंने ठीक से पढ़ाया हुआ है, वही अंतिम समय की तैयारी में होगा या फिर पब्लिक फाइनेंस में होगा। तो वहाँ पे आप जाकर के वित्त आयोग वाला वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे जो इसकी मेन पृष्ठभूमि होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको मैंने करा दिया है। और 15 फाइनेंस कमीशन की जो लेटेस्ट अपडेट वगैरह हैं, इसको तो आपको जो मैंने करेंट इकोनॉमी की एक प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ पे भी इसका वीडियो मिल जाएगा, या फिर जो एक प्लेलिस्ट स्पेशली नेट एग्जामिनेशन जून 2020 के लिए बनाया हुआ है, जून 2020, तो वहाँ पे भी इसकी लेटेस्ट अपडेट वाली वीडियो मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर फाइनेंस कमीशन में कोई डाउट है तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा की पूर्ति से संबंधित तुलन पत्र दृष्टिकोण। तुलन पत्र दृष्टिकोण, इसका प्रतिपादन चैडलर नामक अर्थशास्त्री ने किया। चैडलर, ठीक है, चैडलर नाम याद रखिएगा। तुलन पत्र दृष्टिकोण चैडलर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति प्रारक्षित मुद्रा या आरक्षित मुद्रा की कई गुना होती है, और प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि के कारण मुद्रा की पूर्ति में कितनी गुना वृद्धि होगी, इसे हम मुद्रा गुणक के नाम से जानते हैं। और मुद्रा गुणक का फार्मूला, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, और एक है M3/RM से निकालेंगे। RM क्या होगा? प्रारक्षित मुद्रा, जिसे कि आप रिजर्व मनी के नाम से जानेंगे। और या फिर आप कर सकते हो कि आपको इसमें इसका एक और फार्मूला क्या हो गया, M3/M0। ठीक है, अब M0, M1, M2, M3 ये क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं कि मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो M1, M2, M3, M4, M0 जो भी चीज़ें हैं आप सबको पता। तो M3 से M0 को आप डिवाइड करोगे तो आपको मनी मल्टीप्लायर मिल जाएगा। एक
दो चीज़ें, दो फार्मूले आपको और बताऊंगा, ये शायद आपने ना पढ़े हों, मतलब ये मेरा कहना नहीं है कि आपने प्रॉपरली ना ही पढ़ा होगा, लेकिन ये हो सकता है कि सभी लोगों ने इसको ना पढ़ा हो। इसमें आपका एक है मौद्रिक गहनता, और मौद्रिक गहनता अगर आपको ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा M3। M3 को डिवाइड करेंगे आप GDP से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो है मौद्रिक गहनता प्राप्त हो जाएगी। और मौद्रीकरण की अगर माप करना है तो उसके लिए आपको M1 को डिवाइड करना होगा GDP से और लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई। ये भी दोनों फार्मूले थोड़ा अलग हैं, सबकी पहुंच में नहीं होंगे, तो इनको भी आपको याद में रखना। शू लेदर कॉस्ट, यह लागत स्फीति के एक प्रभाव के रूप में ली जाती है। जो शू लेदर कॉस्ट है, ये जो लागत है ये स्फीति के एक प्रभाव के रूप में ली जाती है। नेक्स्ट ये है कि एक इंद्रधनुष नामक योजना चली थी अगस्त 2015 में, और क्यों चली थी, वो NPA का जो स्तर था उसमें खराब स्थितियां थी उसके लिए। तो ये तो पुराना डेटा हो गया वैसे आपके लिए। अब क्राउड आउट देख लो क्या होता है। एक दिन मैंने रिवीजन की क्लास में थोड़ा सा क्राउड आउट के बारे में बताया था, अभी आज हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, सार्वजनिक व्यय में जब वृद्धि होगी तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण, पूंजी बाजार में संसाधनों की कमी के कारण ब्याज दर में वृद्धि का होना, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी, उसके फलस्वरूप क्या होगा, पूंजी बाजार में संसाधनों की कमी होगी, और उसके आगे क्या होगा कि ब्याज दर में वृद्धि होगी। तो इनके फलस्वरूप जो स्थिति देखने को मिलेगी, जब ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी तो जो निजी क्षेत्र के निवेशक हैं उसमें कमी देखने को मिलने लगेगी, यानी कि निजी क्षेत्र का निवेश कम होने लगेगा। तो इसे बोला जाता है क्राउड आउट इफेक्ट या क्राउड आउट प्रभाव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्राउड आउट। तो इस प्रकार राजकोषीय घाटा में अगर वृद्धि हो रही है तो ये भी क्राउड आउट प्रभाव को पैदा करेगा। फाइनली आपको यही समझना है कि जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि वगैरह होगी और साथ ही पूंजी बाजार में संसाधनों की कमी हुई तो ब्याज दर में वृद्धि होगा, और ब्याज दर में वृद्धि होने से निजी क्षेत्र के निवेशक हतोत्साहित होंगे, निवेश करना कम होंगे। ऐसे में वे लोग जो है भागना शुरू कर देंगे कुल मिला के। तो ये हो जाएगा क्राउड आउट। और इसका कारण क्या होगा कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि होना ये क्राउड आउट प्रभाव को पैदा करेगा। अब इसी में उल्टा कर दीजिए कि राजकोषीय घाटा में अगर कमी हो जाए तो इससे क्या होगा, जब राजकोषीय घाटा में कमी होगी अर्थात सरकारी व्यय कम हो तो पूंजी बाजार में संसाधनों की उपलब्धता अधिक होने लगेगी। इसके फलस्वरूप क्या होगा, ब्याज दर नीचा रहेगा। तो इससे जब ब्याज दर नीचा है तो निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि होगी, और ये क्राउडिन कहलाता है। यही क्राउडिन है या फिर यही क्राउडिन इफेक्ट है। नेक्स्ट है टीजर लोन क्या होता है। ऐसे गिरवी ऋण को हम लोग टीजर लोन कहेंगे जिसमें ऋण पर देय ब्याज दर इस प्रकार से समायोजित हो, ध्यान से सुनेंगे, कि शुरू में ब्याज दर कम हो लेकिन कुछ वर्षों के बाद ब्याज दर में वृद्धि हो जाए। स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे और आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट में वृद्धि हो जाए। इस प्रकार के लोन को हम लोग कहते हैं टीजर लोन। ठीक है, नेक्स्ट कुछ स्फीति के बारे में बात करेंगे कि कौन किसने दिया। तो जो मांग आधिक्य की स्फीति है, मांग आधिक्य की स्फीति कीन्स ने दिया। स्फीति का मौद्रिकवादी दृष्टिकोण फ्रीडमैन ने दिया हुआ है। हाइपर स्फीति की अवधारणा केगन के द्वारा दी गई है। हाइपर स्फीति केगन। कूदता या गैलोपिंग स्फीति सैमुअल्सन के द्वारा दी गई है। कूदता या गैलोपिंग स्फीति सैमुअल्सन। नेक्स्ट लागत प्रेरित या पूर्ति आघात या विक्रेता स्फीति सैमुअल्सन। आय स्फीति, इसे मार्कअप स्फीति के नाम से भी जाना जाता है, गॉर्डनर एकले। ये ऐसे ऐसे नाम हैं जो हो सकता है कि आपने ना पढ़े हों हर जगह, लेकिन आप इनको याद रखिएगा। क्षेत्रीय विवर्तन स्फीति चार्ल्स सोल्ज। चार्ल्स सोल्ज। संरचनात्मक स्फीति गुरनार मिंडाल। गुरनार मिर्डाल। अस्थाई मुद्रा स्फीति, इसे कोर स्फीति के नाम से भी जाना जाता है। स्कस्टेन। स्कस्टेन नामक अर्थशास्त्री ने इसकी बात किया था। अब स्टैगफ्लेशन किस अवस्था को कहेंगे? ऐसी स्थिति
जिसमें स्फीति और मंदी दोनों की स्थिति एक साथ देखने को मिल जाए उसे बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। जहाँ पे आपको स्फीति भी मिल जाए और स्फीति के साथ वहाँ पे मंदी भी व्याप्त रहे। हालांकि ये दोनों विरोध वाली स्थितियां हैं, तो अगर ये दोनों एक साथ रहेंगी तो वो स्टैगफ्लेशन। स्फीति का खोज सिद्धांत, स्फीति का खोज सिद्धांत फेल्प से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट, आर्थर ओकुन का नियम क्या कहता है? ओकुन का नियम यह प्रतिपादित करता है कि बेरोजगारी में अगर 1% की वृद्धि हो रही है, या फिर आप ये कहें कि बेरोजगारी में अगर 1% की वृद्धि हो रही है तो इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि जो जीडीपी की वृद्धि है उसमें 2% की कमी होगी। यानी बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। ये आर्थर ओकुन ने बहुत पहले बता दिया था। अब भले ही हमारे सरकार को वो चीज़ें ना समझ में आ रही हों। और एन भार्गव, इन्होंने मुद्रा स्फीति को एक आनुपातिक कर के रूप में प्रतिपादित किया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना कि मुद्रा, अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि मुद्रा स्फीति को एक आनुपातिक कर के रूप में किसने प्रतिपादित किया, तो आर एन भार्गव ने। ठीक है। और वकील और ब्रह्मानंद, इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था? वेज गुड मॉडल, वस्तु मजदूरी मॉडल। इन्होंने मुद्रा स्फीति की तुलना एक डाकू से किया, और ये अदृश्य रहता है और डाकू जो होता है वो धनी को लूटता है, जबकि इन्होंने बोला कि जो मुद्रा स्फीति है ये गरीबों को लूटता है। अच्छा, मुद्रा स्फीति के प्रभाव क्या होते हैं? ये तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो इसको भी देख लेते हैं। मुद्रा स्फीति अगर अर्थव्यवस्था में आ जाए तो जो ऋणी होगा उसको लाभ होगा, उत्पादक को लाभ होगा, व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, कृषक को लाभ होगा, विनियोजक को लाभ होगा, परिवर्तनशील आय समूह को लाभ होगा। ये हो गए लाभ वाले। ठीक, अब बाकी को हानि होगी। चलो नेक्स्ट, स्फीति की वो दर, स्फीति की वो दर जिसको कोई अर्थव्यवस्था बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के वहन कर सके उसे स्फीति की पोषणी या इष्टतम दर। आपने अनुकूलतम, अनुकूलतम शब्द तो पढ़ा होगा, अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में पढ़ा होगा, अनुकूलतम ऑप्टिमम टैक्स या अनुकूलतम कर के बारे में पढ़ा होगा, अनुकूलतम टैरिफ के बारे में पढ़ा होगा। इसी प्रकार से एक अनुकूलतम दर होती है स्फीति से रिलेटेड। तो स्फीति की वो दर जिसको कोई अर्थव्यवस्था बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के वहन कर सके उसे स्फीति की पोषणी या इष्टतम दर कहते हैं। अगर बात करें भारत के लिए स्फीति की दर क्या होनी चाहिए, तो पहले बहुत कमेटियां बनाई गई, जैसे तारापुर समिति ने बोला 3.5% हो, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी ने 4%, रंगराजन कमेटी ने 5.6%, IMF उस टाइम ये बोलता था डेटा जो है कि 2.5 से 4.5 होनी चाहिए। अभी लेटेस्ट तो इसकी कोई जानकारी नहीं। और RBI का लक्ष्य क्या है कि 4% के आसपास रहनी चाहिए। तो ये स्फीति की कैसे इसको ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला, प्राइस इंडेक्स आपको पता होना चाहिए करंट टाइम पीरियड के लिए, चालू अवधि के लिए। साथ ही साथ आपके पास प्राइस इंडेक्स होना चाहिए पिछली अवधि का। और आप देख सकते हैं चालू अवधि वाले में से पिछली अवधि को निकाल करके और फिर से चालू अवधि वाले से डिवाइड करके फाइनली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से आपको स्फीति की दर पता चल जाएगी। उसके बाद अभी टोबिन प्रभाव क्या होता है, इसको भी चलिए देख लेते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है। जेम्स टोबिन ये मानते हैं चूंकि पूंजी और मुद्रा ये परस्पर स्थापन्न है, हाँ पूंजी और मुद्रा, तो इसीलिए बढ़ती स्फीति के परिणाम स्वरूप पूंजी संचयन बढ़ सकता है और जिसके कारण स्फीति आर्थिक विकास में सहायक होगी। इसे हम टोबिन प्रभाव कहते हैं। मतलब टोबिन ने बात की है कि एक ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पे स्फीति जो है ये आर्थिक विकास में सहायक होगी और यही टोबिन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कॉब-वेब मॉडल का एक समीकरण है, वैसे आप इसको डिटेल में देख लेना। उत्पादन में पेरेटो इष्टतमता, इसके लिए एक इक्वेशन है, ठीक है, देख लो इसमें MRTS/LN के इक्वल टू, मतलब x और y दो प्रकार की वस्तुओं के लिए ये दोनों जो है इनके सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर दोनों की बराबर होनी चाहिए।
हिक्स और हैरेड दोनों की तटस्थ तकनीकी प्रगति को कौन प्रदर्शित करता है? कॉप डगलस उत्पादन फलन। हरमन डेली ने सतत अवस्था उपागम की अवधारणा को विकसित किया था। सतत अवस्था उपागम, इसको किसने विकसित किया? हरमन डेली ने इसको विकसित किया। अब देखते हैं औषधि अंतराल क्या होता है। औषधि अंतराल तब होगा जब राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर, ध्यान से सुनेंगे, औषधि अंतराल तब होगा जब राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर जो है ये पूर्ण रोजगार स्तर से नीचे रहेगा, तो ये औषधि अंतराल की स्थिति हो जाएगी। मुद्रास्फीति अंतराल तब अस्तित्व में आएगा जब राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। हर्षमैन की पुस्तक का नाम द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंजिल का नियम क्या बोलता है? एंजिल का नियम बोलता है कि खाद्य वस्तुओं की मांग आय बेलोच होती है। सीपीआई के लिए उस टाइम नया आधार वर्ष बनाया गया था 2012 और अभी भी ये लागू ही है। उसके बाद दो उपभोक्ता, चलो ये तो माइक्रो का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको चलो छोड़ो जाने दो। तो कहाँ